हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पंडित आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। दोस्तों, एनएच परिवार उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, फल होते हैं, बेरियां होती हैं, तो उन सब के संरक्षण के लिए भी बहुत सारे लोग उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष में हमारे साथ आए हैं एक विशेष मेहमान, जो कि उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने वाले फलों पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों की खोज कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आप जो है, जिसे कहा जा रहा है इस समय संजीवनी बूटी, सी बकथॉर्न पर आप कार्य कर रहे हैं। आप रहने वाले हैं कनौल के श्रीमान थान सिंह बिष्ट जी। तो बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनएच परिवार। थैंक यू सर। सर, ये एनएच परिवार का शायद में पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आप आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे यहाँ बात करने का, आप लोगों से बात करने का बहुत समय दिया है, बहुत आप मुझे आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जुड़ने का बहुत मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी, तो बात करेंगे सबसे पहले कि भाई आज क्या क्या बात होने वाली है। तो आज बात होने वाली है उत्तराखंड की संस्कृति के लिए समर्पित लोगों की, उत्तराखंड की जो संपदा है उस पर रिसर्च करने वाले लोगों की, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे आप हैं, कनौल के रहने वाले हैं थान सिंह बिष्ट जी, और आप वहाँ पर जो फल पाए जा रहे हैं, जो जंगलों में विभिन्न प्रकार के औषधीय पादप होते हैं, आप उन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। किताबें आप पढ़ते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि किस बीमारी में कौन सा पादप इस्तेमाल होता है। तो बहुत कुछ आप करते हैं। साथ ही साथ आप एक कॉमेडियन भी हैं, लोगों को हंसाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों का मन लग जाता है आपके साथ, और समय का पता नहीं चलता। बहुत सारी बातें आपके बारे में, आप कहाँ रहने वाले हैं, क्या करते हैं, आपने अपने जवानी में जो है, जो आपने जॉब करी दिल्ली के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे सी बकथॉर्न के बारे में, बात करेंगे आपके यहाँ पाए जाने वाले औषधीय पादपों के बारे में, बहुत कुछ जानेंगे आज इस सीरीज में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ अब तक जुड़े नहीं हैं, आप हमें देख रहे हैं पहली बार, तो आप हमें फेसबुक पर करें फॉलो, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर तो कर दें सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले थान सिंह बिष्ट जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो गांव है, वो गांव का नाम और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा क्या रही, जरा आप बताने का प्रयास करें। सर, मैं कनौल गांव का रहने वाला। पहले हमारे परिवार में बहुत गरीब थे। उस टाइम हम एक घराट था हमारा, नदी के किनारे जो घराट होता है, लेकिन उस घराट से मेरे पिताजी हमारा पालन पोषण करते थे। उस ज़माने में हम आज जो जड़ी बूटी के बारे में या जंगली फलों के बारे में या इतने ताकतवर फलों के बारे में कोई पता नहीं था हमें। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है हमें ये पता लग रहा है, क्योंकि हम इतने गरीब थे, कोई चीज़ हो नहीं था। तो ये जो है कि हम कनौल के रहने वाले। कनौल जब हम नंदा नगर आते थे, वहाँ के लोग हमें कुछ दूसरे नज़रिए से देखते थे, कहते थे वो ऊपर पहाड़ी लोग हैं, मोटे मुल्क के लोग हैं, मोटा खाना है, मोटा पहनना है। आज जो परिवर्तन हो गया, आज जो नंदा नगर वाले या ये नीचे वाले जो लोग हैं, वो कनौल वालों को देख रहे हैं कि कनौल में क्या उग रहा, क्या हो रहा, या इन पहाड़ी क्षेत्रों में क्या चीज़ हो गया आजकल लोग। सर, फिर आजकल हमारे गांव में जो है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी हिमालय पास जहाँ बर्फ़ पड़ते है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा वो डेंजर जगह है, वहाँ पे लोगों को पहले पता नहीं, जड़ियाँ तो पहले से पैदा होते होंगे यार, ये फल भी पहले से पैदा होंगे, आज तो कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ पहले, लेकिन जानकारी नहीं थी। अब किसी ने बता दिया, जैसे मैंने अपनी उसमें जानकारी करी कि भाई ये जो है कि सी बकथॉर्न है, हिमालय बेरी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और मुझे इस चीज़ के लिए मैं काम करता। मैं इसको तो ऐसा सोचा था, मुझे तो गॉड गिफ्ट मिला है। मैं ये सोचता देखने आया था, पत्थर पकड़ा तो निकल गया वो हीरा, वो चीज़ मुझे प्राप्ति हुई है। अच्छा, मतलब ये जो पेड़ आपको मिला, तो आपने बचपन में देखा था इसको? बचपन में देखा सर, बचपन में तो अब वो पेड़ बचपन में वैसे था, आजकल तो खैर वो बह गए पेड़। कितने पेड़ आपके यहाँ होंगे लगभग सी बकथॉर्न के? सी बकथॉर्न के पेड़ मेरे पास हमारे गांव में होंगे कम से कम एक 3-4 हज़ार होंगे। लेकिन मतलब 3-4 हज़ार पेड़ हैं वहाँ पर? 3-4 हज़ार पेड़ हैं। अब पेड़ जो है कि लोग उनके लिए जो है ना, वो हैंडल बनाते हैं, जैसे कुदाल हुआ, हल हुआ, और या ये आजकल राजमा होते हैं, राजमा के लिए उसके जो है कि ठंगरा के बोलते हैं, हमारे ठंगरा बोलते हैं,
या उन पे डंडे लगाने का, उसके बेल उस पर चढ़ जाए, उसके लिए काट रहे हैं। इसके लिए दाने के लिए या उसके लिए लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ होती है। मैं कर रहा हूँ इस काम को, तो लोग मेरे पे हंसते हैं, कहते हैं ये क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है, ये चूक लगा रहा है जो जिससे कुछ होता ही नहीं, जिससे आदमी बीमार हो जाते हैं। लेकिन लोगों को इसके फ़ायदे नहीं है। मैंने लोगों को ये भी कहा, भाई तुम जड़ी लाते, तुम्हें पता क्या होता है, ये जड़ी से होता क्या है, क्या करते हो तुम? तो अगर कोई वो कल वो खरीदने वाले नहीं आए थे, तुम्हारी तो मट्टी है, कुछ भी नहीं, पहले इसका तो तुम हो जो आए कि वो होना चाहिए कि आपको ये क्या करना है, क्या इसका क्या करके, इसका पूरा प्रोडक्ट कैसे होता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये रहा कि आपके पास प्रचुर मात्रा में सी बख्तौर उपलब्ध है गांव में ही, जी सर। और आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जी। तो अभी हम, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया था अपने जीवनी के बारे में, कि आपके बचपन और गांव के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे। जी सर। जी सर। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, सर, क्या कठिनाइयाँ रही? सर मैं हमारे गांव में कक्षा 5 तक स्कूल था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे। फिर हमारा स्कूल या तो नंदा नगर में था या तो देवाल में था, और उसके बाद मेरे स्कूल खुला वाण में, हमारे गांव के बराबर में। मेरे मामा जी एक सामाजिक थे, कि फौजी थे, फौजी रिटायर थे। तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी को कहा, जेठू जी तुम्हारा एक लड़का, तुम इनको कहाँ बकरी चुगवाने के बुलाए, कहीं पेड़ से गिर जाएगा, ये लड़का है, ये हो जाएगा, इसको स्कूल भेजो। तो हम वहाँ पे 6वीं क्लास में जो है, हम वहाँ पे वहाँ चले गए। फिर हम बिना जूते के जाते, इस टाइम जूता नहीं होता था। अच्छा, जूता मतलब उस समय, अब वहाँ तो उस समय काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है, तो बर्फ़ भी पड़ती होगी। जी सर। फिर हम नंगे पाँव भी जाते थे। फिर वहाँ पे हमारे साथ एक गुरुजी आते थे वहाँ से, देवाल से। तो गुरुजी ने हमें, जब प्यार हो गया, ये कह रहे तो चलो मेरे साथ चलोगे, वही मेरे साथ खाना बनाना और मेरे साथ ही स्कूल पढ़ना। तो मैं गुरुजी के साथ चला गया देवाल। तो देवाल में हम रहे 8 तक, मैंने गुरुजी के साथ देवाल पढ़ा। देवाल 8 पढ़ने के बाद फिर उसके बाद गुरुजी का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे, पिथौरागढ़ के थे वो, पिथौरागढ़ में। उसके बाद उन्होंने मुझे पिथौरागढ़ ले गए। फिर अच्छा। उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, एडमिशन दिलाया। फिर उसके बाद मुझे स्कूल जाने में अगर 1 घंटा भी लेट हो जाता था, मुझे कोई टीचर नहीं कहता था कि देर में क्यों आया। उन्होंने कहा था, तुम देर आते, अपने क्लास में बैठ जा तू और सीधा पढ़। फिर वो मुझे बताते, तो इसको, ये बाद में कहते थे कि इसको पढ़ के आना। बहुत प्यार करते थे मुझे उस टाइम मेरे गुरुजी लोग। तो मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया। अच्छा, हाई स्कूल पिथौरागढ़ से? पिथौरागढ़ से। प्रॉपर पिथौरागढ़ से? जी जी सर। वहाँ पे मेरा स्कूल का नाम था देव सिंह को सिलसाम के नीचे मेरा स्कूल था। तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल करने के बाद फिर जो है कि घर, मैं गुरुजी के घर में रहता था। फिर काम धंधा भी करता था, भैंस का चारा लाना पिलाना, ये मकान में तराई, जो भी काम होता है घर का काम भी करता, दोनों टाइम। फिर जब स्कूल आता था उस टाइम दूध की बाल्टी लाता था। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने हाई स्कूल करने के बाद फिर मैंने देखा है जो हो नहीं पा रहा, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से रिटर्न होके आया मैं देवाल। अच्छा। देवाल में मुझे पहली नौकरी मिली थी PWD में। अच्छा। PWD में गवर्नमेंट की जॉब, जो मैं वो ऊपर शेर साहब होते या जूनियर इंजीनियर होते, उनके साथ रहता था। लेकिन तनख्वाह मुझे वो मस्ट्रोल से मिलती थी। अच्छा। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि यार मैं फिर वही कुछ नहीं है, क्या ये गेंती फावड़े चला रहे हैं लोग, फिर कल मुझे चलाना पड़ेगा। मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैं सीधे वहाँ से पहुँचा हूँ हल्द्वानी। हल्द्वानी से फिर मैं आगे गया वहाँ पे किच्छा। अच्छा। किच्छा में गया तो किच्छा में फिर मैं ऐसे कहा, जो मैंने कहा, जी ये रेल दिल्ली जा रही है क्या? तो एक स्टेशन मास्टर है, उन्होंने कहा ये भाग रहा। फिर उन्होंने कहा कि क्या तू कहाँ जा रहा है? तो ये उसको, मुझे जब पता नहीं था ना कि ये दिल्ली जा रही है, लखनऊ में कहा दिल्ली जा रही है। उन्होंने कहा नहीं। और फिर जब रेल आई तो मुझे चक्कर आने लग गया। फिर उन्होंने मुझे उठाया, कहा ना मेरे घर चलो, ये है सोया है, वो मेरे साथ है, लाना फलाना सब कुछ। मैं साहब के साथ चला गया। फिर 6 महीने के बाद उनके साथ आया। मैं कहा, गुरुजी अब तो नौकरी लगा दो। और गुरुजी ने 6 महीने के बाद रेलवे में गैंगमैन में लगा दिया। फिर दे दिया एक फावड़ा, तो उसमें पत्थर खींचने लगा। मतलब फावड़ा छोड़ के फिर से फावड़ा मिल गया। फिर गुरुजी ने जो है कि गैंगमेट की वो गैंग में काम दे दिया। फिर वो देखा तो रेल के वो स्टेशन था, वहाँ पे गंदगी लग गई उस पर। मैं आज ये भी नहीं करना है। फिर वहाँ से जा कर के फिर वहाँ पे चला गया। फिर एक मुलाकात हुई मेरी शुगर फैक्ट्री के, वहाँ शुगर फैक्ट्री है बहेड़ी में। उन माल बाबू से। माल बाबू ने कहा कि तो मैंने कहा जी नौकरी चाहिए, अल्लाह वो कहीं फैक्ट्री में लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर 3-4 महीने मैंने शुगर वो माल बाबू था, माल बाबू ने मेरे को वो कर दिया, अपने घर ले गए। तो 2-4 महीने घर पे काम करा। फिर मैं कहा जी नौकरी लगा दो। नौकरी क्या हो गया, घर में झाड़ू पोछा ही, बर्तन सर्तन क्या कहाँ से करूँ मैं। फिर गुरुजी ने मुझे वहाँ लगा दिया शुगर फैक्ट्री में। अच्छा। शुगर फैक्ट्री पे हेडी शुगर, केसर हिंदुस्तान शुगर मिल के नाम से है।
फिर उन्होंने लगा दिया, उन्होंने कहा यार ऐसा तो अभी छोटा तो काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने लगा दिया मैंने बॉयलर में। अच्छा। बॉयलर में जो गन्ने के ऊपर से खोई आती थी ना, खोई हाँ, हाँ। ऊपर से खोई आती थी, उसको नीचे बॉयलर में डालना, वहाँ जलता था वो। एक वो भी वहाँ भी फावड़ा ही था, उसे खींचना पड़ता, खोई खींचना पड़ता। एक फावड़ा छोड़ा, दूसरा फावड़ा मिला, दूसरा छोड़ा, तीसरा फावड़ा मिला। अच्छा, वहाँ से उसके बाद आया मैं वहाँ से, फिर मैंने कुछ दिन नौकरी करी, फिर नौकरी करके वहाँ भी छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद मुझे कुमाऊं मंडल विकास निगम के कोई डायरेक्टर साहब थे, वहाँ मुलाकात हो गई। अच्छा। तो वो मैडम भी बड़ी इतनी अच्छी थी और साहब भी इतना अच्छा था, बहुत ही गजब के। लेकिन अब उन्होंने क्या रहा, मैं 2-4 महीने उनके उसमें घर पे मैडम ये कहती है, शिवो जैसे हमारा बच्चा होता है ऐसी ये भी है। तो मुझे मैं कहा साहब नौकरी लगाओ, दो नौकरी लगाओ। फिर उन्होंने कहाँ लगाया, ट्रांसकेबल फैक्ट्री काठगोदाम में। अच्छा। काठगोदाम में। तो उन्होंने कहा यहाँ अच्छा नहीं रखा, तो ये गेस्ट हाउस में भेज देते हैं। मैंने गेस्ट हाउस में बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे तो बहुत बर्तन धो के आ रहा हूँ मैं। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ चला गया। फिर लेकिन वहाँ से खुदा का उनको वो साहब को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री के मैनेजर थे वहाँ पे, उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई दिल्ली के अंदर। ठीक है। फिर दिल्ली में मैं कहा जी मुझे यहाँ नहीं काम करना है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वो कहे यार नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी है ये, तुझे सरकारी हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं साहब के साथ ही चला गया। तो साहब के साथ जब मैं चला गया सर, उसके बाद में वो क्या करा, वहाँ पे जा कर के ना वहाँ पे दिल्ली, तो मैं कहा जी अब नौकरी लगाओ। साहब भी परेशान हो गया। साहब ने कहा एक दोस्त था, उन्होंने एक फैक्ट्री में ड्यूटी लगा दी। अच्छा। और फैक्ट्री में लगाया, उसका नाम था SK केबल, साहिबाबाद। उसमें मुझे नौकरी लगा दी। अब तो साहब ने जो है कि साहब की बात होगी, तो उन्होंने मुझे फैक्ट्री में नौकरी दी। तो नौकरी में उन्होंने मुझे खाना पीना, फैक्ट्री की देखभाल करना, ये करना, सब कुछ कर दिया। तो थोड़ा सा मैं गलती हो गई मुझे, मैंने दोस्त बना लिया, उनको भी अपना खाना खिला दिया मैंने। और साहब ने कहा तो यार ये तो दुनिया को खिला रहा है, ये राशन का ये वाउचर दे रहा है यहाँ कंपनी में, और तनख्वाह भी ये ले रहा है, फिर ओवर टाइम पे ये भर रहा है। उसके बाद वो करने के बाद भी मैंने कहा जी आज से नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर साहब ने जो है कि बाद में क्या हुआ, वहाँ पर यूनियन बन गई। लेकिन वहाँ पे मैं ऑपरेटर बन गया था, PVC मशीन का। अच्छा। ऑपरेटर बन गया था। ठीक। फिर वहाँ से साहब ने कहा यार अब सांसद की फैक्ट्री तो बंद होगी, तू क्या करेगा, तो अपना हिसाब किताब ले। मैं कहा जी मैं कहाँ जाऊँ अब। फिर उसके बाद में वहाँ से वो करा हमने फैक्ट्री बंद करके। फिर साहब ने मंगाया था वो कर दो, वो साहब ने कहा यार मेरा पिक्चर हॉल है, वहाँ पे टिकट चेक कर ले, बस टिकट बांट लोगों को। टिकट बांटने लगा, 2-4 आए एक दिन, उनका टिकट रहता नहीं था। हाउसफुल कैसा हो तेरा, हाउसफुल हम करते हैं। वहाँ से मैं डर गया, वो भी हमने काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा जी अब नौकरी में ये या तो करना नहीं है, ये नहीं है। फिर एक दुकानदार मिला वहाँ पे सिनेमा हॉल में। अच्छा। तो उसने कहा सर मुझे कि तो ऐसा कर ठेली लगा ले। अब ठेली लगाई सर मैंने, वो लाए 25-30 रुपए की ककड़ी का बोरा लाए। अच्छा। उन्होंने कहा 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 4 बेचता रहा दिन भर, नमक लगा के पानी छक के। और देखा तो शाम को 150 रुपये उस जमाने के जी। अब उसने 35 रुपये लिए सब्जी वाले ने, और 115 रुपये बच गए। 115 रुपये का मतलब होता है ये 1000-1200 रुपये आज के ज़माने में। और तो वो करा। उसके बाद वो ककड़ी बेचने के बाद फिर उसके बाद अपना काम चलाया, आगे बढ़ता गया। फिर सब्जी का काम, फिर रिक्शा भी चलाया, फिर आर्टिफिशियल भी चलाया, फिर लेमन फोल्डर ये छोटा होता है, एक मशीन में गैस के द्वारा पानी आता है, उसमें नींबू शिकंजी बनाओ, 1 रुपये या 8 आने गिलास बेचो। तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा कि ये 50-20-30 रुपये की लागत लगती थी। शाम को 200-250 रुपये बढ़ लेता था मैं उस ज़माने के। फिर उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल का काम करा। फिर अचानक भी मैं जो है कि बीमार हो गया। अच्छा। बीमार होने के बाद सर मैं फिर वो मेरा साड़ू भाई आया, उस टाइम मेरी मैडम भी थी मेरे साथ। तो उन्होंने कहा यार ये बीमार हो गया, मेरे घर वाले का रिक्शा मत खींच, जिससे मर जाएगा तू, मर जाओगे, रिक्शा मत चलाओ। रिक्शा भी चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रिक्शा निकालो और 10-50-60 रुपये कमा के आटा भी आ जाता, दूध भी आ जाता, और पैसा कुछ नहीं ले जाना पड़ता घर से, एक राउंड मार तो वो करने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा बीमार सा हो गया। उसके बाद वो अपने उसके साथ चला गया। मेरा साड़ू था कोई सिक्योरिटी में दिल्ली। अच्छा। वो एक क्लब में सिक्योरिटी थे, वो सिक्योरिटी गार्ड। तो वो वहाँ ले गए। तो सर वहाँ लेने के बाद, वहाँ जब मैं मुझे ले गए दिल्ली में, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, वहाँ पे पार्टियाँ थी। तो उन्होंने एक साहब जो होता हमारा चीफ स्टोर जो था, वहाँ पे चला गया मैं। मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम था वहाँ पर? सिक्योरिटी काम पे मेरा साड़ू भाई करता था। अच्छा। मुझे क्लब में लगा दिया, क्लब में दिहाड़ी पे।
ठीक है। तो दिहाड़ी पे जब लगा दिया सर मुझे, तो फिर मैंने वो करा वहाँ पे दिहाड़ी करके फिर मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो काम करना था। और वो झूठे बर्तन के करेट, खाना ले जाओ, ये ले जाओ, कुर्सी ले जाओ, वो ले जाओ, कर दिया मैंने तो। मुझे तो काम करने की हैबिट थी, ये इतना हार्ड काम करता था। फिर उसके बाद मैं उन्होंने देखा तो यार ये काम ठीक कर रहा, चलो कर लो। तो महीने में दिहाड़ी लगती है हमारी, कभी 8 दिहाड़ी, कभी 6 दिहाड़ी पर, लेके पैसा बहुत मिलता था। अगर दिहाड़ी ना लगे तो हम वो कहते थे कि हमारे अफसर कहते थे यार लंच करके चले जा, 2-4 रुपये कमा लो। हमने अगर किसी को फ्री में लंच करवा दिया, मतलब काम कर दिया वहाँ पे, तो हमें टिप मिलती थी। टिप मिलते तो 200-250 रुपये उस ज़माने के कम भी नहीं होते थे, भयंकर। तो उसको वो करा, तो फिर एक दिन क्या हुआ, फिर वो हमारे रात को एक तंबोला होता है। अच्छा। कला में तंबोला खेलते हैं लोग। तो रात को तंबोला हुआ था, तो फिर रात तो सुबह वहाँ पे स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल जो है खाली करना पड़ता था। रात को तो बारिश हो गई तो वहाँ तंबोला फिट करते थे। फिर स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग पूल खोलना था, सुबह 6 बजे आते थे लोग नहाने को। अब एक दिन क्या हुआ, सारे जो हम दिहाड़ी वाले थे सारे तो चले गए, मैं ही बचा। जब हमारा चीफ मिनिस्टर आया, उन्होंने कहा अरे 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 क्या करें, और बाकी कहा, मैंने कहा जी मुझे पता नहीं। पर उन्होंने यह कहा कि यार ये काम कर ले, थोड़ा थोड़ा सा खाली कर ले, और इसको खाली कर ले, और बाकी सुबह कर लेंगे। वो जब सुबह वाले शिफ्ट वाले आएंगे वो खाली करके। लेकिन सर मैं ऐसा लगा रहा कि सारा मैंने खाली करते थे। बड़ी बड़ी टेबलें, जो टेबल होते हैं वो वाली फोल्डिंग टेबल, वो कुर्सियाँ और जो भी है सारा स्विमिंग पूल मैंने खाली कर दिया। और सुबह आए साहब 6 बजे, क्योंकि साहब ने कहा अगर कंप्लेन हो जाएगी तो यार मैं क्या जवाब दूंगा। तो साहब ने कहा ये किसने करा, किसने करा, ऐसे बोलते वो गोवा के थे ईसाई। अभी मैं उनको पूछता हूँ, अभी उनके समाधि में जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, ये करता हूँ। पर ये वो एजेंट से कहा तुम सच बता रहे हो कि किसने करा। मैंने कहा मैंने कहा। इतनी बड़ी टेबल, जहाँ 2 आदमी टेबल ले जाते तो अकेले कैसे ले गया। मैं कहा जी ये पकड़ा, ये ऐसे ले गया। तो सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है कि आप ही ने कराना। हाँ मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब इसके बाद आप ये काम करें कि वो मत करो, अब आप आराम करें, आप जो है आज ड्यूटी पे मत आओ, कल आना। कल उस दिन तो कल आना कहा था, तो मैं इंडिया गेट पे चला गया, दिन बस हो गया। तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया जी। बंदर आया तो मेरे सिर के आगे बैठ गया बंदर, और फिर मेरे जुए मतलब मेरे बाल में जुए देखने लग गया। लोग मुझे देख रहे। तो उस दिन से मुझे पता नहीं वो भगवान का कोई अंश पड़ा हुआ है मुझे। हर कहीं भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, वो उसका उसी बंदर का नाम लेता हूँ। उसके बाद वहाँ से आया मैं, साहब ने क्या कर दिया, उस दिन की बात हो गई। उस दिन से साहब ने एक FG में लगाया था। फिर मुझे कोई छुट्टी जाता उसकी जगह पे, कोई छुट्टी जाता उसकी जगह पे, कोई छुट्टी जाता उस बाद में साहब ने मुझे परमानेंट करते। उसके वहाँ पे हो गया यूनियनबाजी। यूनियनबाजी के बाद चलेगी सेक्रेटरी के पास कि ये कल का आया हुआ जुम्मे 4 दिन का आया हुआ आदमी है, इसको रेगुलर कर दिया उसने, और ये यार हमारे बच्चे साल से काम कर रहे हैं, ये नहीं हुए। साहब ने कहा कि भाई मैं काम में लेता हूँ ना, मैं इस चीज़ का डिपार्टमेंट का मैं ऑफिसर हूँ, जिसको जो काम करेगा उसको मैं पक्का करूँगा, बाकी किसी को नहीं करूँगा मैं। वो इससे दिन के बाद साहब ने कहा ठीक है, वो आप उसने सेक्रेटरी कहा ठीक है भाई तेरा काम है, तू जान। साहब को इसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि आप परमानेंट हो गए तो लोगों ने विरोध भी किया कि भाई ये कल का आया हुआ बंदा, और भले आपने तो मेहनत करी तो तब आपको परमानेंट किया गया। तो फिर क्या हुआ? फिर सब मैं जब परमानेंट हो गया तो मैंने ना पैसे पे देखा, ना पाई पे देखा, ना कुछ देखा, बल्कि इतना भंडारा वहाँ पैसा का आता था बहुत ज़्यादा। खाना भी, पीना भी, ओवर टाइम भी, कपड़े भी, और दुनिया भर के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके वो गाना देखते थे। हेमा मालिनी आया डांस वगैरह देखते थे, हम फ्री में देखते थे, फिर वही चीज़ें हम भी खाते थे। तो करने के बाद मैंने कहा 2 साल तो मैं ये सोचूंगा मैं जेल में हूँ। मैंने किसी सीनियर जो काम कहेगा किसी को मैंने मुँह नहीं चलाना है, किसी को मैंने जैसे जेल में कैदी रहते हैं ऐसे रहूँगा 2 साल तक। 2 साल तक मैं इसी तरह रहा, हर एक यातनाएं झेली मैंने, हर एक चीज़ वगैरह, हर एक चीज़ को होगा। फिर बाद में जब मैं पक्का हो गया, अंगूठे के निशान हो गया, फिर मैं ठीक ठाक पे आ गया। फिर उसके बाद फिर मैं ये नहीं करता था कि मैं पक्का हो गया तो मुझे कोई घमंड था। फिर मैं नौकरी पे सुबह जब उठता था, हे भगवान आज का दिन बच जाए, क्योंकि नौकरी बड़ी खतरे की। अगर खांस गया मैं, या थोड़ा हाथ हिल गए, या कोई कांटा चम्मच उल्टा सीधा हो गया था, बहुत मुश्किल आती थी। या कहीं किसी को नैपकिन के फूल गलत बना दिए, या कहीं कांटा चला हुआ टेबल की सजाने में, डाइनिंग टेबल गलत लग गई, या कोई मीटिंग चल रही, मीटिंग में किसी के ऊपर चाय गिर गई या कुछ हो गया, तो बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता था। ये है जी, बहुत ध्यान से काम करता था मैं।
तो फिर आप उसके बाद कोरोना के वक्त में हाँ, अपने जब घर आ गए। उसके बाद कोरोना के टाइम में घर आ गया था। उसके बाद कोरोना हुआ हमारे यहाँ की क्लब बंद हो रहा 10 दिन के 10 दिन। हमने कहा रातों रात घर भाग गए। कागज़ सब वही, मेरे जो डॉक्यूमेंट वही रह गए। अच्छा। अब फिर मैं घर में रह गया। फिर घर वालों ने, बच्चों ने कहा नहीं जाएगा, ये है बीमार है, फिर हार्ट पेशेंट है, बीमार आदमी है, ऑपरेशन हुआ है, रहने दो, अब क्या करना है, ठीक है घर में ही ठीक है, अब हम कमाने लग तो गए। आपका हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ? बहुत बड़ा वहाँ पे ओपन हार्ट? ओपन हार्ट सर। तो क्या समस्या हो गई थी ऐसी? सर ये सांस नहीं ली जाती थी क्योंकि वो दिल में छेद था। अच्छा जी, तो ये हार्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन है मेरा, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। अब तो मेडिकल वालों ने भी कहा ये पहला ऑपरेशन है जिसको हम कर रहे हैं, लेकिन बचना मुश्किल है। क्योंकि जब आदमी को कोई परेशानी होती है तो उसको पैसा वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी एकदम बच्चे लगते हैं, कुछ अच्छा लगता है जब बीमारी हो जाती है आदमी को। तो ये हुआ था सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप उसके बाद उत्तराखंड वापस आए अपने जी सर। जो पैतृक गांव आपका है कनोल में, और वहां पर आपने देखा कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। आपकी नज़र पड़ी जी सर। कि भाई जो हमारा सी बकथॉर्न है। जी जी, मैं तो इसके लिए ला रहा था कि मैंने कहा हाँ। ये लोग आप पुदीना का पानी बेचते हैं और ये बेल पत्थर का ये रस पीते हैं, गन्ने का पानी पीते हैं, ये पीते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे तो ये हीरा हाल लग गया, या ये हीरा हाल लगा जब मैं मैंने गया था पत्थर की तलाश में, मेरे हाथ में हीरा आ गया है। जी सर। जी सर, यही हुआ। फिर उसके बाद मैंने पहले इस पे वो प्लांट लगाने शुरू कर दिए। मैं कहा मेरे पास प्रोडक्ट ही, तो मैं कहा लोग कोई जंगल से लाऊंगा तो कोई कुछ कहेगा कहाँ से ला रहा, क्या ला रहा, ये ला रहा, वो ला रहा। तो फिर मैंने कहा लोग वो करेंगे, विरोध करेंगे, इसलिए हमने अपना ही प्रोडक्ट, अपना ही गाँव में ही इसकी बागवानी कर दी है, इसकी नर्सरी भी लगा दी है। तो कितने पौधे अभी आपने जो है कि लगाए हैं, कितने बड़े हो गए हैं? सर ये पौधे मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। 1 साल लगाए थे मैंने 400 पौधे, जिसमें से 20 पौधे और थे कुल 400 में से। 400 में से। एक बार लगाए मैं 200, उसमें से 30 हो गए। पिछले बार लगाए मैंने कम से कम 150 में से, उसमें से 80-90 पौधे हो गए। और ये आज बहुत जगह मैंने बीज बोया था कई ज़माने। फिर एक जगह वो पथरीली जगह थी, बालू वाली जगह, वहाँ बोया हुआ था, वहाँ भी मैंने ट्राई करा था, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे पौधे हैं वहाँ पे। मतलब इस समय अगर आपको मौका मिले, जी सर। और ये महत्वपूर्ण, इसमें विटामिन्स हैं, इतने सारे पोषक तत्व हैं, जी सर। आपको अगर मौका मिले, कहीं से आपको सपोर्ट मिले, सरकारी मिशनरी के द्वारा आपकी मदद की जाए, तो आप काफ़ी हद तक इससे आगे ले जाकर अपनी आजीविका और लोगों की आजीविका का साधन बना सकते हैं। लोगों से मैं ये कहूँगा कि भाई जो जूस लाएगा या इसके जो दाने लाएगा, वो जो जिसके खेत में होंगे उसका खरीदूंगा, जो जंगल से लाएगा उसका नहीं खरीदूंगा मैं। मेरा ये भी सिद्धांत है, ताकि लोग बाद 2 दिन में सारे पेड़ ख़त्म करेंगे, जंगल ही ख़त्म करेंगे, बचाएंगे नहीं। लेकिन इनकी जितनी चीज़ें इसके काम है उतनी मैंने लोगों को बताऊंगा भी नहीं, ना मैं खुद इस काम को करूँगा। मैं इसके पत्ते और दाने 2 चीज़ों पर काम करूँगा बस। बाकी इसके खाल, जड़ें, बहुत चीज़ें आती हैं इसकी। तो एक चीज़ ये होता है, तभी तो इसे संजीवनी कहा गया, तभी तुमको संजीवनी कहा गया। इसके हर एक चीज़ काम आती है। तो मैं किसी को बताऊँगा नहीं, मैं सिर्फ 2 चीज़ों को कहूँगा, एक पत्ते और एक इसके दाने, 2 चीज़ काम करेंगे। और जिनके अपने खेतों पे ये पौधा होगा इसका माल लूँगा, वरना किसी का माल नहीं लूँगा। तो आपका ये कहना है कि आप लोगों से जंगल से लाया हुआ इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं तो लोग इस जंगल को ही ख़त्म कर देंगे लालच में आकर। जी जी जी। अच्छा, तो जब इस पौधे को मैंने देखा, इस जो ये पेड़ है, इसमें जो फल लगे, जो बेरी लगी हुई हैं, फल लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल चिपक के लगे हुए हैं, सट के। जी जी जी। तो इसके लिए पूरी टहनी को ही तोड़ना पड़ता है? जी सर, वो टहनी क्या होती है, वो जितना इसकी नमी सोच लेता है वो टहनी सूख जाती है। और वो अपने आप ही वो हिलाने पे वो इतनी लदा होता है कि अपने आप टूट जाती हैं, और फिर दोबारा निकल जाती हैं टहनी, दोबारा निकल जाता है। तो वो जैसे पूरा का पूरा पेड़ टूट गया, अगर उस पूरा का पूरा लदा हुआ है वो टूट गया, तो फिर उस पर अपना आप ही वो ग्रो कर लेंगे? सर वो जहाँ जिस टहनी में ना वो फल आएंगे, वहाँ से दूसरे जगह से फिर दूसरे साल के लिए ग्रो आ जाएंगे, और वो टूट जाएगा, अपने आप ही गिर जाएगा वो, मतलब नीचे से नहीं, जहाँ से हल्के से टहनी आए ऊपर। बहुत बढ़िया। तो अभी आपने क्या इसको बेचा भी है? इसका जूस बनाकर, जो आपने कहा कि हमने जूस बनाया, कुछ जूस इसका बेचा भी है अब तक? सर इसका जूस हमने यहाँ पे हेडक्वार्टर है सबसे बड़ा, मैंने यहाँ पे सीडीओ दफ्तर के बाहर, ये उद्यानवन के ऊपर जो पार्किंग है वहाँ पे पिछले बार स्टॉल लगाया था। और यहाँ पे जहाँ पे स्टूडियो में बोल रहे हैं, इसके पीछे वो दुकानें हैं, वहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया था। फिर उद्यान वाले आए थे, ऊपर उठा के मुझे ले गए थे, यहाँ पे लगाओ। उन्होंने बहुत मदद करी मेरी, उद्यान वालों ने अपना टेंट भी दिया, अपनी बिजली भी दी, और CHO साहब ने मुझे अपनी टेबल और चेयर तक दे दी। तो इससे ज़्यादा मुझे कोई चाहिए नहीं थी बड़ी। उन्होंने आपने
गाड़ी से अब मेरा सामान वहाँ पहुँचाया। इससे इससे ज़्यादा तो क्या कर पाएंगे, क्या क्या सेवा लेना चाहते हो? मतलब आपको जो है कि काफ़ी मदद मिली है इस माध्यम सर। से। तो ये जैसे कि मैंने बताया किसी वक्त पहले बता चुका हूँ मैं कि भाई उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यहाँ पर उत्तराखंड में पाया जाता है और बेरी होती है पेड़ पर लगी हुई, बहुत लदकद होता है। और मैं आपको जैसे अभी दिखाना चाहूँगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये फोटो है। और मैं भविष्य में क्या आपकी योजनाएं हैं, क्या आप करना चाहेंगे? सर भविष्य में तो उम्र भी तो बहुत है, ऐसा टाइम में मेरा ये एक शौक़ है ये काम करने का। मेरा एक पैसा नहीं कमाना है, ये एक शौक़ है मेरा ये। किसी को कोई चीज़ का शौक़ होता है, किसी को कोई चीज़ का शौक़ है। मेरा ये चीज़ें का नई नई चीज़ें पैदा करनी है, नई नई चीज़ें वो लोगों को खाने तक करनी है, नई नई चीज़ों को हमने ये एक संग्रहालय बनाना है। जो जो आजकल जंगलों में जो चीज़ें हैं ना लुप्त होती जा रही है, मुझे एक पौधे की बहुत सख्त ज़रूरत है जिसको कहते हैं हिमालय ग्रेप दक्ष, जो कि सेम अंगूर की तरह होता है। आप लोगों को कहीं हाई जगह में जाओगे ना ऊपर, तो अंगूर सेम अंगूर ही है, वो अंगूर का सा गुच्छा होता है। उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। स्मेल आती है, वो गुच्छा अंगूर की तरह होता है, अंगूर की तरह फैला होता है, वो ऐसे बना होता है वो मैंने देखा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल अंगूर की तरह होता है। और हरे रंग का लिया कलर ज्यादातर उसका हरा ही होता है। पकने के बाद वो गुलाबी नहीं, वो हो जाता है आपका नीला नीला, हल्का काला, हल्का काला सा वो डार्क हो जाता है। जी 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 सर। तो इस चीज़ पौधे को मैं अपने गांव में ढूंढ रहा था कि हमने बचपन में खाया था, उसको बहुत टेस्ट अच्छा है। फिर ये मार्केट के अंदर चीकू होता है, वो चीकू की तरह एक फल भी होता है हमारे यहाँ, उसको बोलते हैं मौली और गल्यो। अच्छा। वो भी होता है। और भोटिया बादाम, वो भी बहुत महंगा बिकता है। भोटिया बादाम आपने कहीं सुना होगा, भोटिया बादाम अच्छा होता है, लेकिन हमारे पहाड़ में होता है। लेकिन लोग बाग जो है ना, ये जो मैं आपको चीकू बता रहा हूँ या बादाम बता रहा हूँ, ये गाय भैंस के चारा के लिए सारे पौधे काट देते हैं लोग। अब हम किससे लड़ें? अब पहले से काटते आ रहे हैं, आप किससे करें? अब ये जो सी बकथोन का इतना कीमती पौधा है, इसको काट देते हैं अपने वो कुदाल का या ये हल का, या इसको जो है कि हैंडल बना लेते हैं, या राजमा की खेती हो रही है उसमें लगाते हैं, वो बेल के ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसा होता है। तो बहुत सारे आपने नाम बताए कि भाई आप जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, पादप प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो उसको संरक्षित करना चाहते हैं। इसको मैं संग्रहालय बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने एक सी बकथोन की नर्सरी बनाई है, एक हमने महक का वो जो है कि नर्सरी बना रहा हूँ, जिसके 2-4 पत्ते अगर आप अपने जेब में डालोगे तो ऐसे खुशबू आएगा, सेंट उसके आगे फैल है। अच्छा। वो सेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 जगह दे रखा, मैंने अपने घर पे भी लगा दिया आजकल। तो क्योंकि ये लोगों को मैं, जो भी कोई आता है, कोई बाहर के लोग आते हैं, उनको उसको पत्ते को तोड़ के उनको सुंघाता हूँ, देख लो क्या चीज़ है। तो इसमें हमारे को जो हमारे ब्लॉग वीडियो साहब ना घाट के ब्लॉग के, उन्होंने भी इसमें महक पे काम करने को कहा था मुझे कि इसका तो इतना अगरबत्तियाँ बनती, इसका ये खुशबू बनता है, ये बनता है। फिर जटामासी भी है, उनका भी मैं संग्रहालय कर रहा हूँ। फिर कुटू है, चोरा है, या डोलू है, टानरा है और धूप लक्कड़ है। इन चीज़ों के लिए मैं ज़्यादा फोकस उन चीज़ों को कि मैं अपने वो, क्योंकि कल तो जंगलों में लोग आज की सुबह तो खोद के लाएंगे और बेचेंगे, तो मैं अपने यहाँ पे कुछ चीज़ें की है, जैसे गांधी जी का आजकल टोपी है, उसकी भगत सिंह की, ये लोग ये नुमाइश में जो रखी हुई हैं, ऐसे में भी कुछ जंगली चीज़ों को अपने उसमें रखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कि भाई आपका विचार एक स्पष्ट है आगे के लिए कि उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर है, उसके साथ साथ जो उत्तराखंड की पादप संरक्षण की दिशा में कार्य होना है वो आप कर रहे हैं। तो पूरा NEH परिवार आपके साथ खड़ा है और उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हों वो आप तक संपर्क जरूर करें। आपका मोबाइल नंबर मैं एक बार बता देता हूं, 9891969585। आपका नाम है श्री थान सिंह बिष्ट जी, और रूपकुंड कैलाशपति महाराज कनोल के नाम से आप कार्य कर रहे हैं। तो जो भी लोग, अगर आप इच्छुक हैं कि भाई आप भी इनके कार्य में इनका सहयोग करें, इनको कुछ सहयोग दें, तो आप इनसे जरूर संपर्क करें। सर वो लोग बाप जब रिटायर हो गया, पैसा कमा के गांव आते हैं, तो बहुत बड़ी हवेलियां बनाते हैं, बहुत बड़ा घर बनाते हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं उनके। लेकिन हमारा ये सपना कुछ नहीं था, हमने सिर्फ घर आके अपने पैसों से सिर्फ एक ही काम करा है, एक भोलेनाथ कैलाशपति महाराज का जो मंदिर बना करके वो गाँव वालों को सपोर्ट करा। मैंने कहा मेरी यही चीज़ है, और वो मैंने मंदिर बना के गाँव वालों। बहुत शानदार। अपनी कमाई के पैसों से तो लोग वास्तव में अपने लिए बड़ा भवन बनाते हैं। आपने
आपने प्रभु का आशियाना बनाया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जो कि जहाँ पे मंदिर देखोगे आपको, फिर लोगों ने कुछ एक्शन भी लिया था मुझे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा होगा ऐसा नहीं। मैंने कहा सारे संतुष्ट रहो, पूजा कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। तो उन्होंने, मैंने कहा था इस मंदिर का निर्माण श्री थान सिंह द्वारा किया, अपने माँ बाप की स्मृति करा गया। वो नहीं, वो उन्होंने कहा ये नहीं है, वो मैंने कहा ये मेरे नाम की, ये मेरे बाप के उसके नाम के प्लेट लगाओ। लोगों ने ऐतराज़ जताया था, कल तुम्हारा मंदिर होगा, कल जो भेजोगे तुम्हारे। मैं जब, मुझे कुछ नहीं, कि ये मंदिर साहब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे को भगवान ने इतनी सोच दी थी, मैंने ये बना दिया है। अब बाकी नेम प्लेट एक हमारी लगा दो, जो कि भविष्य में भी होगा, कि जैसे आप बद्रीनाथ बनाया आदि गुरु शंकराचार्य ने, वैसे हमने कहा कि हमारा भी नाम होना चाहिए कि इसने ये स्थापना करी। बाकी हाँ, आपका अवश्य। आपके, आप जो है इसके पूजा पाठ जो भी पैसा मिलता है आप बांटो, आप खाओ, जो मर्जी करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे तो, मैंने कहा कि इसके जो पैसा आता है वो इसका इस मंदिर पे लगा दो, कहीं बेंच बना दो लोगों को, कहीं कुछ लगा दो, कहीं कुछ लगा दो। और वो मंदिर जो है कि वो तालाब है एक बहुत बड़ा, उसके लिए मैंने बहुत वो लोगों से कहा भाई ये भी तालाब भी बना रहा हूँ मैं। फिर लोगों ने कहा यार वो करके कुछ सरकारी योजना आगे वो तालाब को भी अच्छा कर देते। वो भी आजकल रूपकुंड जो तालाब है, वो उसका पानी वो वहाँ पे क्या कहते निकल गया, वो वहाँ पे आता है। वो बहुत बड़ा तालाब है शिवालय के पास। उस मंदिर का पुजारी भी अलग रख ले। मैं अपनी तरफ से सेवा भक्ति करता हूँ, 2-3 दिन करता हूँ। तो लोग वहाँ पूजा करके हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। हम एक दिन सफाई करने जाते हैं, एक दिन वहाँ पूजा करते हैं। रात को भगवान जी को उस दिन समापन वाले दिन अकेला नहीं छोड़ते, वही मंदिर में सो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक आपका जो व्यक्तित्व है, वास्तव में एक ऐसा आचरण आप कर रहे हैं, आपके जो कार्य हैं आपने हमें बताए हैं, उसके आधार पर हम यही सोच सकते हैं कि वास्तव में उत्तराखंड में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि अपनी संपत्तियों से दूसरों का भला करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की जो जड़ी जी बूटी सर। है, पादप है, उसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे उसके हैं। लिए सर मैंने ये काम और करा है। मैंने कहा मैंने इतनी चीज़ें कर रखी, इतना बड़ा गार्डन बना रखा, मैंने इतनी नर्सरियाँ बना रखी हैं। लोग आएंगे देखने को, क्योंकि उसको मैं गोल्डन पैलेस के नाम से रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, ये कि होम स्टे बना रखा है। जो लोग आएंगे तो वो वहाँ रहेंगे, रुकेंगे, उनके लिए बिस्तर, खाना पीना सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो वो भी हमने, वो उसका इंतजाम भी पहले देखा हुआ है। और लोग बाग जो है कि यहाँ कॉलेज के बच्चों को मेरा वो फ़ोन आता है कि भाई हम तुम्हारे बगीचे को देखना आते हैं, तुम्हारे यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं और तुम्हारे यहाँ ये जो दुर्बल फल हैं, दिव्य दिव्य पौधे हैं, इनको के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप आइए। तो उसके लिए हमारा होम स्टे बन रहा गाँव में। तो ऐसा है कि हमने जैसे दिल्ली के जैसे मकान होते हैं, ऐसे हमने घर में नहीं बनाना है। तो फ़ायदा कुछ क्या होगा ना, दिल्ली जैसा देखा वैसे गाँव में देखा तो कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ से हमने उस हिसाब के मकान ही रखे हुए हैं, ना ऊँचे भी नहीं कर रखे हैं। लेकिन ये देखिए थोड़ा सफाई वाले बना रखे हैं। बाकी और मकान ऐसे बना रखे हैं हमने, जब नया मकान बना रखा है जिसमें हम पूरा मतलब लाइट है, टॉयलेट है और रूम है, सब कुछ, वो बाथरूम है, सब कुछ ठीक है। ये है। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातें हैं, आगे भी भविष्य में आपसे हम बातें करते रहेंगे, आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अमूल्य समय दे करके मेरी एक गरीब आदमी के पास नहीं है कि ऐसे तो ये सारी बातें थी, आपने सुना, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे श्री थान सिंह बिष्ट जी कनोल गांव से। और आप भी हमारे साथ बने रहिए। मैं सुनील पुंडीर, NH परिवार, नमस्कार।